भारत के विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जितने प्रतिभागी 100 प्रतिभागी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं इन सभी का स्वागत करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। अभी हमारे इस साथ का और हमारी इस यात्रा का प्रारंभ है, लेकिन हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर लगातार भारत भर के वरिष्ठ विद्वानों, अपने अपने विषय के विशेषज्ञों को लेकर जब हम एक ज्ञान यज्ञ में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपनी अकादमिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं और साथ-साथ हम अपनी सारस्वत समृद्धि में भी इजाफा करते हैं, हमारी सारस्वत समृद्धि बढ़ती रहती है। तो हमने बड़े मनोभाव से और बड़ी कल्पनाओं के साथ ये एक आयोजन तैयार किया है, उसकी परिकल्पना की है। अब ये आयोजन किस प्रकार मूर्त रूप लेता है, कैसे पूरा होता है और किस तरह आगे बढ़ता है, इसमें आप सभी के सहयोग की आकांक्षा हम दोनों संयोजक करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का पूरा सहयोग हमें मिलता रहेगा। कार्यक्रम का प्रारंभ करने और आदरणीय सतपथी जी से वक्तव्य का आग्रह करने के पूर्व एक छोटी सी बात अपने सहभागियों के बीच रखना चाहती हूँ कि हमारे इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का विषय है हिंदी और सांस्कृतिक विरासत। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सांस्कृतिक विरासत ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक बहुत महत्वपूर्ण पदबंध है और महत्वपूर्ण ये इसलिए होता है कि हम भारतवासियों को इस बात का गौरव है कि हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है जिसकी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं और जैसे गहरी नींव वाले भवन बहुत ऊंचे उठते हैं और बहुत मजबूत बनते हैं, वैसे ही हमारा देश सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ऊंचा उठा है और बहुत मजबूत होने के योग्य है। मैं उसे सांस्कृतिक विरासत का एक अंश उठाते हुए आपके सामने जो हमारे इस विषय को मूलतः व्यक्त कर सकता है, वेद का एक मंत्र आता है, उसका उल्लेख करना चाहती हूँ। वैदिक ऋषि कहते हैं, ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। यहाँ वैदिक ऋषि हमारी ओर से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें उन ऋषियों की मेधा प्राप्त हो। किन ऋषियों की मेधा प्राप्त हो, किन ऋषियों का विवेक हमें प्राप्त हो? वो ऋषि जिन ऋषियों ने देश के और विश्व के कल्याण की कामना की, तो उन ऋषियों की मेधा को ही अपनी दृष्टि से, अपने प्राध्यापकों की दृष्टि से और संवर्धित करने का एक प्रयास इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस विषय पर हमने कोशिश की है, अपनी ओर से हम प्रयास ही कर सकते हैं, हमने कोशिश की है कि भारत के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विवेचक, विद्वान, व्याख्याताओं को यहाँ पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने जिनसे आग्रह किया, प्रायः 99% सभी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की इसमें बड़ी भूमिका है और हम और डॉक्टर राम प्रवेश जी, प्रोफेसर सतपथी जी भी हम लोग इस बात का गौरव रखते हैं कि हम जी रामेश्वर सर जुड़ गए हैं दीदी। अच्छा, कुछ टेक्निकल असुविधा हो रही है। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। खैर वो जुड़ेंगी। हम चूंकि समय हो चुका है और हमारे जो अगले वक्ता है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र सर, वो भी इस आभासी पटल पर जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका वक्तव्य शुरू हो उससे पहले हम मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर एलन सतपथी सर से निवेदन करेंगे कि आप कुछ इस कार्यक्रम के विषय में
कुछ कहें। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद राम प्रवेश रजक जी और राजेश्री शुक्ला जी, आप दोनों का तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसी सत्र में। और ये जिम्मेदारी आपने लिए है कि हिंदी और सांस्कृतिक विरासत के ऊपर जो चर्चा अगले 2 सप्ताहों में होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि एक तो है हिंदी एक भाषा जो आप देश को जोड़ने का काम कर रहा है। अंग्रेजी के छोड़कर एक भाषा तो होना चाहिए जो हमारे सारे जो देश का लोग है सबको जोड़ सके, सबका मनोभाव को जोड़ सके। और ये हिंदी सिनेमा और इस बहुत सारे चीज़ों के लेकर हम लोग तो वो हिंदी भी आप समझ सकते हैं और सारे देश भी समझ सकते हैं, तो इसीलिए और कोई दूसरा भाषा तो इतना प्रभावी नहीं है, इसलिए हिंदी का हम लोगों का ये स्वीकार करना ही है। दूसरा है हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है तो बहुत गहरा है, वो 5-6 हज़ार उससे भी ज़्यादा जो प्रमाणित है उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि 10-15 हज़ार साल का पुराना है हमारा ये विरासत। तो उसको तो आप खोजना पड़ेगा और चर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग विकसित भारत के ओर पर वो जा रहे हैं और अगले 20-25 सालों में दुनिया को हम लोग दिखाएंगे एक विश्व गुरु के तौर पर कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चर्चा और व्याख्यान जो होगा उसमें ये सारे चीज़ें आएगा और ये चलता ही रहेगा। और इसी से सारे बच्चों को कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में और जो अन्य सब्जेक्ट्स है, जो सोशल साइंसेस हो या फिजिकल साइंसेस हो, वहाँ पे भी हम लोगों का ये बांटना पड़ेगा, ये ज्ञान बांटना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल से जब हम लोग अलग हो जाते हैं कई सारे डिसिप्लिन्स में, तब ये जो कल्चरल हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है, ये इतना खोज तो नहीं पाते हैं। तो इसको हमको ये बच्चों के सामने ले जाना पड़ता है और ले जाना पड़ेगा। मैं तो हमारा यूनिवर्सिटी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार एक अजीब सा हुआ कि 100 से ज़्यादा एनरोलमेंट हो गया, 120 के आसपास एनरोलमेंट हो गया और ये सबसे बढ़िया है। अब तक जितने पिछले 5 साल से हम लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, तो इस बार सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है और थोड़ा सा तकनीकी डिफ़िकल्टीज भी हो रहा है। इसलिए तो मैं राम प्रवेश जी के एक बात बोल सकता हूँ कि ये आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं, हम लोग को दे देंगे, क्योंकि ये फ्री में शायद 100 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबको ये मिलना चाहिए। लगता है 100 से ज़्यादा ही होगा। कुछ टेक्निकल बातें रहेगा। तो एक है कि जो जिस समय आपने एनरोलमेंट किए हैं वहाँ पे आपका जो नाम, पता और कॉलेज का नाम, विश्वविद्यालय के नाम और जो डिस्ट्रिक्ट है, वो इंस्टीट्यूशन का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वो प्रतिष्ठान आपका रहे हैं, वहीं का जो डिस्ट्रिक्ट है उसी का डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ पर आप डाल दीजिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपका जो होम का एड्रेस है उसी का डिस्ट्रिक्ट आप डाल देते हैं, तो बाद में सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने के समय कुछ दिक्कत आते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि वो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसी जगह पर जो है उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर होगा। तो ये जो चर्चा ये 2 हफ्ते का 12 दिन का ये जो होने के बाद आपको तुरंत एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम रिलीज ऑर्डर मिल जाएगा उसी दिन और उसका बाद 1 दिन के अंदर। और जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो ग्रेड्स वगैरह लेकर बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर रहेगी, तो इसीलिए 7 से 10 दिन लगेगा। और हम लोग को सॉफ्ट कॉपी में ही भेजेंगे थ्रू ईमेल,
कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, आप जितना चाहे प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो प्रमाण है वो हमारा ईमेल से ही जाएगा, तो वो एक प्रमाण है कि उसका ऑथेंटिसिटी है। तो इसी बात के साथ मैं ये ऑन करो तो जो पूरा जो प्रोग्राम है उसका सफल कामना करता हूँ। और मैं और भी एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, ये जो दोनों कामयाब समन्वयक है, प्रवेश जी और शुक्ला जी। सो धन्यवाद सबको, आप सब खुश रहे, कुशल मंगल रहे। नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रतिभागी को बता दूं कि सर ने बहुत अच्छी हिंदी में बात की। सर अच्छी हिंदी बोलते भी हैं, और चूंकि सर बांग्ला भाषी है, मगर जब भी मेरी बात होती है तो सर हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल हिंदी ही हमारी संस्कृति भी है, उस संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारी हिंदी भाषा। एक राष्ट्र, एक देश जो बनता है वो एक भूभाग, संप्रभुता और एक जनसंख्या से बनता है, मगर एक राष्ट्र बनता है संस्कृति से। और हिंदी जो है हमारी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है। तो इस विषय पर आपने हिंदी में बोल के हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक तरीके से को बढ़ावा दिया, या उसको एक तरीके से आपने व्यक्त किया। तो सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने आशीर्वचन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और राष्ट्रीय मैम शायद किसी तकनीकी असुविधा के कारण वो निकल गई हैं, मगर वो जुड़ेंगी, बात हो रही है उनसे। और सर ने जितने भी प्रतिभागी हैं मैं उनको परमिशन लेकर मैं विदा हो जाता हूं, क्योंकि मुझे ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, खुश रहिए, अच्छा रहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। जितने भी प्रतिभागी हैं उनको मैं बता दूं कि सर ने जो भी दिशा निर्देश दिए सर्टिफिकेट के बारे में, या जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया, आप उनको फॉलो करेंगे, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई असुविधा ना हो। मतलब किसी के नाम में स्पेलिंग, या किसी के एड्रेस में, या किसी के इंस्टीट्यूशन में अगर कोई असुविधा होती है तो फिर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और सारा काम यूजीसी के थ्रू होता है। कोई भी गलती होगी तो आपकी तरफ से ही होगी, तो उसको सर के बातों को आप जरूर ध्यान देंगे। और मैं जब क्लासेस 14 दिनों में मैं बहुत कुछ बोलूंगा, बहुत सारे नियम और बहुत सारे जो निर्देश है वो मैं आपको दे दिया करूंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अभी बहुत सारी बातें मुझे भी बोलनी है, मगर क्या है कि सर का वो निकालो इसमें से एक परिचय इसमें एक है, मगर अभी मैं हमारे चूंकि वक्ता जुड़ चुके हैं। हाँ, पठान हसन जी अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए। औपचारिक धन्यवाद या स्वागत, परिचय हल्का से एक पत्ते में रखे, पेज में है परिचय। औपचारिक स्वागत या धन्यवाद राशि मैम ने किया। और बहुत सारी बातें न करते हुए मैं अपने अगले वक्ता प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र सर से निवेदन करूंगा कि कृपया सर अपना वीडियो सर ऑन करें। अगर आप सर आप में सुन पा रहे हैं, सर को फोन कर लो एक बार। सर सुन नहीं पा रहे। सर का ऑडियो ऑफ है सर, सर का ऑडियो ऑफ। हाँ जी सर, आपका माइक म्यूट है। सर को फोन करो। जी मैं उनको फोन करता हूँ, एक मिनट। सर तब तक जुड़ रहे हैं। हाँ सर का म्यूट है। हाँ चूंकि आज पहला दिन है तो इस तरीके की जो असुविधाएं हैं वो होंगी। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। नहीं जी, आपको नहीं। रामेश्वर सर, आपकी सर आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? चूंकि ये 14 दिन का कार्यक्रम है, सर की आवाज नहीं आ रही। सर आप सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार दोबारा आप ना
कैंसिल करके दोबारा आप रिज्वाइन करिए तो शायद आपकी आवाज आए। ये टेक्निकल एरर रहता है ऑनलाइन में। सर को दोबारा बोलो ना एक बार कट के जुड़ने के लिए। सर जुड़ गए हैं लेकिन माइक ऑफ है उनका। जी माइक ऑफ है, मतलब किसी कारण से वो हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे प्रतिभागी जो है लगातार मुझे फोन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए, सर का वक्तव्य शुरू हो जाए, उसके बाद में सभी का उत्तर दूंगा, क्योंकि इस बीच में सारा काम करना बहुत मुश्किल है। तो सर एक बार जुड़ जाए, उसके बाद में सबको रिप्लाई करता हूँ या जो भी उनकी समस्या है उनसे बात करता हूँ। तो आभासी पटल पर अभी जितने लगभग हमारे पास मैं देख पा रहा हूँ 100 लोग जुड़ चुके हैं, और पुनः आप सबका स्वागत है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा राज्य छूटा होगा जहाँ के प्रतिभागी इस आभासी पटल पर न जुड़े हों। विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और पिछले वर्ष भी हमने ये रिफ्रेशर कोर्स पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें लगभग 90 लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और इस वर्ष लगभग 120 के तकरीबन पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं। आप सबका स्वागत है। जी सर नमस्ते। हाँ सर, हाँ जी सर, आप जी सर अब अनम्यूट हो गया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय मैम अभी जुड़ी हुई थी, पर किसी तकनीकी राष्ट्रीय जी को हमने सुना, उस समय पूरा सुन पा रहा था। जी तो आपका म्यूट हो गया था। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का पहला वक्तव्य है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र सर का। और सर मैं बता दूं आपको कि अभी इस वक्त हमारे इस आभासी पटल पर लगभग 100 लोग जुड़े हुए हैं। विभिन्न भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापक हैं यहाँ पर, और पहला क्लास जो कक्षा है या वक्तव्य है सर आपका है। और मैं सर के बारे में बता दूं कि सर आप विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी भवन में आप पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक भी थे। भाषा भवन के अध्यक्ष आप रह चुके हैं। विश्व भारती पत्रिका के संपादक आप रह चुके हैं, और पूरे भारतवर्ष में आपको एक तुलनात्मक साहित्य में का एक बड़ा नाम, आधिकारिक विद्वान आप माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के विशेषज्ञ के रूप में आपको देखा जाता है। बहुत सारे पुस्तक, अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक आई है कबीर, और कबीर के 100 पद जो रविन्द्रनाथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। और कबीर पर एक स्वतंत्र पुस्तक है आपकी, जो कि बहुत ही अभी चर्चा में है और बहुत चर्चित है। गीतांजलि का आपने अनुवाद किया है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा हुए हैं, और पूरे बंगाल या पूरे भारतवर्ष में आपको तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में आपका एक महत्वपूर्ण नाम है। और आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मध्ययुगीन हिंदी संत साहित्य और रविंद्र परिचय, और विश्व भारती पत्रिका चयनित निबंध, शांति निकेतन का हिंदी भवन, अपनी बात, ये संपादित पुस्तक है। मृणालिनी देवी, ये भी संपादित पुस्तक है। और रविंद्र रचनावली खंड 1, 3 और 1, 2 और 3 का आपने संपादन किया है। साथ ही में अभी पिछले वर्ष आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई, 3 महत्वपूर्ण पुस्तक आई, जिसकी 2 मैंने चर्चा की, और तीसरी पुस्तक है बाउल कवि लालन शाह, साधना और साहित्य। ये आपकी संपादित पुस्तक है। तो भारतीय संस्कृति, हिंदी और सांस्कृतिक विरासत, भक्ति काल के विशेष संदर्भ में आप इस विषय पर सर अपना व्याख्यान रखेंगे।
तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप गुरु भी हैं, शोध निर्देशन मैंने किया है, शोध निर्देशक के थे आप मेरे, और अभी एक अभिभावक के तौर पर आपका निर्देशन मुझे मिलता रहता है। और जैसे ही मैंने आपको ये निवेदन किया कि सर आप को ही जो है पहली क्लास लेनी है, सहर्ष आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप अपनी बात रखें सर। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस पुनर्नवा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर के मैं आनंदित हूं, और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर राजश्री शुक्ला जी एवं डॉक्टर राम प्रवेश रजक जी एवं प्रोफेसर सतपथी जी, सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमें 100 से अधिक लोग जुड़े हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर बैठे हम अवकाश प्राप्त करके, जिनको कोई पूछता नहीं है, तो 100 लोगों के साथ जुड़ना एक बड़ी बात है। और ये 100 लोग जैसे तैसे नहीं हैं, ये सभी अध्यापक हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। तो इन सब के साथ जुड़ करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक व्याख्यान की बात है, सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में हिंदी साहित्य का मूल्यांकन करना है, हिंदी की परंपरा का अवलोकन करना है। तो हम सबसे पहले तो यह ध्यान देंगे, सांस्कृतिक बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि भारतवर्ष या हिंदुस्तान, हम जो भी कहें, इसका मूल केंद्र संस्कृति है। राष्ट्र हम कहें, देश हम कहें, भारत हम कहें, लेकिन भारत एक सांस्कृतिक देश है। प्रारंभिक काल से ही यह सांस्कृतिक तत्व की इसमें प्रतिष्ठा रही है। तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, इसके लिए हमें प्राचीन काल को थोड़ा सा खंगालना होगा। लेकिन मूल बात यह है कि विविधता में एकता। हमारे बीच जो वैविध्य है, हमारे बीच उसके भीतर से जो एकता है, इसका अवलोकन करना और इसकी खोज करना, इसकी चर्चा करना एक बहुत बड़ी बात है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसको दोनों रूप में देखा गया है। कुछ लोग इसको अभेद देखते हैं, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग, और कुछ लोग इसमें भेद भी निकालते हैं। यह अखंड खंड है, यह खंडित भारत है, न एक भाषा है, न एक धर्म है, न एक राष्ट्र है। तो यह भारतवर्ष कैसा, यह प्रश्न उठता है, इसकी चर्चा होती है। मैं 2 बड़े कवियों की पंक्तियों का उल्लेख करके फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एक बांग्ला में है, अतुल प्रसाद जी, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी, नाना भाषा नाना मौत नाना परिधान, विविधेर माझे देखो भारत महान। हम नाना भाषी लोग हैं, नाना प्रकार के हमारे मत हैं, नाना प्रकार की हमारी वेशभूषा परिधान है। इस विविधता के मध्य ही भारत महान को हम देख सकते हैं, महान भारत को हम जान सकते हैं। ये तो अतुल प्रसाद सेन की बात है। रविंद्रनाथ ने तो कहा ही है, वहां तक हम पहुंचेंगे तो बात होगी। लेकिन मोहम्मद इकबाल की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि वह कौन सी चीज है कि भारत आज भी जिंदा है, भारत आज भी है। यद्यपि बाद में उन्होंने अपनी दृष्टि उनकी बदल गई, लेकिन जब तक नहीं बदली थी तब तक का ही हम स्मरण कर लें। यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 2-3 इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। हर पंक्ति इसकी एक मंत्र के समान है, ऋषियों के मंत्र के समान है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। जो प्राचीन काल में जिनकी चर्चा होती थी, जिन्होंने देश विदेश पर
अधिकार भी किया था और अपने विचारों का भी प्रतिपादन किया था। वे यूनान, वह मिस्र, वह रोम सब मिट गए। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। भारत का नामो निशान, इतना प्राचीन देश है यह, लेकिन आज भी हमारी ये नामो निशान क्या है? यही हमारा सांस्कृतिक तत्व है, यही हमारी विशेषता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वह कौन सी बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती है? तो हमारी संस्कृति है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दुश्मन हमारा आक्रमण करता रहा है, लेकिन फिर भी उस आक्रमण के भीतर से हमारी संस्कृति बची रही। तो हमारी संस्कृति क्या है? इसे प्राचीन काल से हम देखें तो जो महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको हम आज भी एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीयता के रूप में, एक राष्ट्रीय भावना के रूप में स्वीकार करते हैं कि विश्ववाद। हमारा राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद विश्ववाद है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सभी आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल सुखी नहीं, निरामय रहें, स्वस्थवान रहें। तो यह भारत की कामना है, यही भारत की सांस्कृतिक देन है, यही हमारा नामो निशान है। और चाहे वह हिंदू शब्द ही हो, इसकी चर्चा भी थोड़ी करनी होगी हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में। कि अब जैसे हम हिंदू एक धर्म है, हम मानते हैं इसको, हम चाहे वैदिक धर्म कहें या सनातन धर्म कहें, लेकिन हिंदू एक धर्म है। लेकिन यह धर्म कैसा है, यही इसकी विशेषता है। जो बातें हम, जिसकी चर्चा हम करेंगे, यही हमारा नामो निशान है, यही हमारी विशेषता है। कि अब क्या विशेषता है? दूसरे धर्मों के लोग भारत की ओर जब देखते हैं तो उनको लगता है कि विचित्र यह देश है, न तो इसका कोई एक प्रवर्तक है जो क्रिश्चियनिटी में है, जो इस्लाम में है, न तो इसका कोई एक धर्म ग्रंथ है, न तो इसके कोई एक देवता या अल्लाह या भगवान है या गॉड है जिसकी जब चाहे पूजा कर ले। हम घर में राम कृष्ण की मूर्ति रखें, सरस्वती की रखें, लक्ष्मी की रखें, गणेश जी की रखें, सब स्वतंत्र हैं। ग्रंथ में हम चाहे रामायण को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, सभी अपने अपने में स्वतंत्र हैं। तो न तो एक धर्म है, न तो एक धर्म ग्रंथ है, न तो कोई एक विचार है, न कोई एक देवता है। लेकिन यह धर्म आज से 5000 वर्ष पहले से चला आ रहा है, यही इसकी विशेषता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उसके साथ साथ 2-3 और टुकड़े हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। क्यों? अभी जो बातें हुई, भारत में यदि इस्लाम में अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है, गॉड के अतिरिक्त क्रिश्चियनिटी में कोई नहीं है, लेकिन हम जब कहते हैं तो हम सबको स्वीकार करते हैं। सत्य एक ही है, असत्य की बात कोई करे तो अलग बात है। सत्य एक ही है और उस सत्य को सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न। तो ये जो भिन्न मार्ग है, इसको हम यदि स्वीकार कर लें तो यही हिंदू विचारधारा है, और इसको हम यदि स्वीकार न करें तो यह हिंदू विचारधारा नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। विप्र जो ज्ञानी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे एक ही सत्य को नाना प्रकार से कहते हैं। और इसी को रविंद्रनाथ ने कहा है अपने वैविध्य में, जो भारतवर्ष की यात्रा है, उस यात्रा में सबको समेटते हुए, सबको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब यह है, यदि हिंदू एक धर्म उस तरह का नहीं है तो हम कैसे समझेंगे हिंदू धर्म को? हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? अब भारतवर्ष की जहां तक बात है, रविन्द्रनाथ के कथन के द्वारा हम कहें, स्वीकार आगे बढ़ें तो हिंदू, अब भारतवर्ष में जो मुसलमान हैं वो 80% उससे भी अधिक भारत के ही थे जो कन्वर्ट हुए।
क्रिश्चियन भारत के कन्वर्ट हुए। तो अब वो कहते हैं रविंद्रनाथ कि इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है, हमारे भाई हैं हम। वो आधुनिक काल में कोई ब्राह्म बन गया, तो जैसे ब्राह्म बन जाना हिंदू धर्म से विलग होना नहीं है, वैसे ही जो ईसाई और जो क्रिश्चियन जो हिंदू धर्म से अलग हुए हैं वो भी अलग नहीं है। उदाहरण वो देते हैं कि अब जैसे ब्राह्म कोई बन गया, कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, बहुत बड़ा नाम है, वो ब्राह्म बन गए। अब रविंद्रनाथ कहते हैं कि वे हिंदू ब्राह्म कहना ये चाहिए कि हिंदू ब्राह्म है। इसी प्रकार हिंदू मुसलमान है, हिंदू ईसाई हैं। तो खैर हिंदू धर्म को जैसे संकीर्ण रूप में देखा जाता है, वह न उस रूप में न देख करके हम उस व्यापक दृष्टि को अपनाएं तो फिर अभेद नहीं रहेगा। अब ये अभेद, जैसे हमने शुरू में कहा, नाना मत नाना परिधान, इसको भेद के रूप में भी देख सकते हैं और अभेद के रूप में भी देख सकते हैं। तो अब ये अपनी दृष्टि है। हम जानते हैं कि यूरोप के, विशेष करके इंग्लैंड के जो विद्वान जिन्होंने कार्य किया है, चाहे वो भारतीय धर्म पर किया, हिंदू धर्म पर कार्य किया, हिंदी साहित्य पर किया, तो एक और तो उन्होंने जो बातें दबी छुपी थी उनको सामने लाया। हमारा साहित्य जिसको हम भूलते जा रहे थे, अब संस्कृत का इतना महत्व हुआ, वह तो हमारी विरासत है। तो रामायण हो या महाभारत हो या कालिदास हो, भवभूति हो, चाहे काव्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे गद्य ग्रंथ हो, ये सब हमारी विरासत है। और इसको हम भूलने लगे थे। पिछले 1000 वर्ष की जो गुलामी थी, 100 वर्ष तो अब इधर कट गए, उस गुलामी से छूटने का उपाय भी हमारा साहित्य था, हमारा धर्म था, हमारे विचार थे। लेकिन थोड़ी बहुत जो है उसमें जानने लायक बातें है, समझने लायक बातें है कि साहित्य तो है। अब जैसे शकुंतला नाटक है, इसका महत्व है। विलियम जोन्स ने जब इसकी चर्चा की, तब हम भी फिर उस विचारधारा की ओर गए कि हमारा प्राचीन साहित्य किस प्रकार का है। अब राम कथा और कृष्ण की कथा, रामायण और महाभारत अद्भुत काव्य है। जब विद्वानों का ध्यान गया इसको, तो हम पुनः जान सके। ये सब हमारी विरासत है। लेकिन अब विभेद में भेद देखने वाले भी हुए। अब जैसे हम जानते हैं हिंदी साहित्य, पियर्सन ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तब विदेशियों का भी ध्यान गया और देसी पंडितों का भी ध्यान उस ओर गया। लेकिन अब उसी में विभेद की भी रेखा वहां मिल जाती है, जब वो कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के प्रभाव से प्रभावित हिंदी साहित्य है। कबीर को, तुलसी को, मुख्यतः कबीर पर यह ऐसी विवेचना मिलती है। यहाँ तक कि एक व्याकरण ग्रंथ है, लेखक हैं रॉबर्ट कार्डवेल, यह 1855-60 के बीच लिखी गई व्याकरण की किताब है। दक्षिण भारत की भाषाओं का विवेचन उसमें किया गया है। लेकिन भाषा के विवेचन के संदर्भ में, भाषा के अलगाव के संबंध में, राष्ट्र के अलगाव की बात भी वो कर जाते हैं कि उत्तर की विचारधारा एकदम अलग है, दक्षिण की विचारधारा अलग है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तरापथ और दक्षिणापथ अलग नहीं था, हम एक थे। हम आर्य केवल आर्य नहीं है। इसलिए रविन्द्रनाथ ने कहा है, ऐसो है आर्य ऐसो अनार्य हिंदू मुसलमान। यहाँ आर्य भी आए, यहाँ अनार्य भी आए, यहाँ हिंदू भी आए, यहाँ मुस्लिम भी आए। ऐसो है आर्य ऐसो अनार्य हिंदू मुसलमान, ऐसो ऐसो आज क्रिस्तान, ऐसो ऐसो। तो इस प्रकार सबका स्वागत है। ब्राह्मण का स्वागत है, अब्राह्मण का स्वागत है, हिंदू का स्वागत है, मुसलमान का स्वागत है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी, यही यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी तो इतना बड़ा देश है
यूरोप और भारत लगभग एक बराबर हो गए, तो यूरोप के भीतर कम से कम 15 देश हैं, 15 प्रकार की जातीयता है वहां। लेकिन भारतवर्ष इतनी भाषा, इतना वैचित्र्य, लेकिन हम एक हैं। यह एकता हमारे ऋषि मुनियों ने जो पथ दिखाया था वह एकता है। हम आज क्या स्थिति में हैं यह सोचेंगे कब, जब हम अपने पुरातन को देखेंगे। प्राचीन काल में कम से कम 1 दर्जन विश्वविद्यालय थे, जिसमें हम नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला की बात ही जानते हैं। लेकिन 1 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल में, जिनको हम भूलने चले थे। तो हमारी विरासत वहां है, हमारी विरासत सबकी एकता में है। अब बात थोड़ी सी सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्रवाद की करेंगे। तो हेलो, अच्छा एक मिनट में एक काम बताना। मनोज कुमार जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मनोज कुमार जी मिलाने में भी भूल तो नहीं है, किसी का अनुवाद है नहीं, दोनों खंड नोट कर लेना पन्ने पर। जी सर, एक मिनट। हाँ। तो राष्ट्रवाद की बात आती है। अब यूरोप का राष्ट्रवाद और हमारा राष्ट्रवाद अलग है। यूरोप का राष्ट्रवाद धीरे धीरे फाशीवाद की ओर बढ़ता जाता है, और भारत का राष्ट्रवाद समस्त देशों के कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। तो ये जो राष्ट्रवाद है, आज हम इसकी चर्चा करते हैं, यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवादी होना बड़ी बात गलत नहीं है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर कि हम ही हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही समस्त राष्ट्र का संचालन करेंगे। आज ये सामने 2 विश्व युद्ध हमारे हो चुके हैं, और आज की जो स्थिति है, यदि सभी देश अपने अपने स्वार्थ को ही देखें तो आज तो एटमी शक्ति भी है सबके पास, कई देशों के पास। तो यह भारत यह मार्ग दिखा सकता है कि राष्ट्रवाद कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। तो हमारा मूल है संस्कृति, और जो विषय रखा है आयोजकों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि यदि हम सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें तो समस्त विश्व में हम एकता की बात कर सकते हैं, समस्त भारत में हम एकता की बात कर सकते हैं। अब रही बात जैसे कि हमारा राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ता है, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से ही हमारा राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है। अब जैसे भारत की संस्कृति क्या है, हम कैसे जानेंगे, किस प्रकार से परख करेंगे? तो हमारा धर्म है, हमारा दर्शन है, हमारा साहित्य है, इन सब के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा साहित्य, रामायण और महाभारत केवल साहित्य नहीं है, ये धर्म की भूमिका है, धर्म की पीछिका।